मित्रों नमस्कार। यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत सोरगम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। मित्रों, सारे सुख विद्या से आधारित हैं। बिना विद्या के धन प्राप्त नहीं कर सकते और बिना धन के हम कोई मित्र संबंधी या किसी भी प्रकार का संबंध हम नहीं बना सकते। और बिना मित्रों के, बिना बोलने वाले, बिना संबंधियों के, अपने निकटस्थ लोगों के बिना हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए विद्यावान होना जरूरी है। इसलिए हम संस्कृत का व्याकरण जो है, पाणिनि व्याकरण है, उस व्याकरण पर आधारित सूत्रों के आधार पर नित्य प्रति हम संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। हमने स्वर संधि पढ़ी, अब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का भी हमने स्तुत्व सूत्र पढ़ा, स्तुत्व पढ़ा, और अब हम खरीच सूत्र, चर्त्व संधि, व्यंजन संधि का एक सूत्र है चर्त्व संधि, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 55वां सूत्र है, पंचाशत सूत्रम, जो हमको बताता है कि चर्त्व संधि क्या है। जैसे हमने और संधियां पढ़ी है सूत्रों के आधार पर, सचुत्व संधि का झलाम जसोमते, स्तुत्व का हमने स्तुत्व का निर्धारण किया है। ऐसे यहां भी चर्त्व जो संधि है उसका भी सूत्र है खरीच। जैसे हमने प्रत्याहार के आधार पर उस संधि को सिद्ध किया था, ऐसे यहां भी प्रत्याहार के आधार पर हम इस सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो सूत्र है खरीच। खरीच क्या है? तो खरी परे झलाम चर स्यूह। क्या है विस्तृत? खरी परे, परे यानी बाद में, झलाम यानी झलाम के। तो झलाम के बाद में खरी परे यानी खरी है। झल प्रत्याहार के बाद में यदि खरा प्रत्याहार है तो ये झल क्या हो जाएगा? झलाम चरस्युह। ये झल प्रत्याहार जो है ये चर प्रत्याहार हो जाएगा। हमने झल प्रत्याहार पिछली संधियों में पढ़ा है, खर प्रत्याहार भी पढ़ा है, चर प्रत्याहार भी पढ़ा है। बाद में इसका विश्लेषण दे रखा है मैंने, ताकि आपको ध्यान रहे। जल प्रत्याहार के परे, परे यानी बाद में, खर प्रत्याहार हो तो जल के स्थान पर चर आदेश होता है। चर आदेश भवति। झलाम, झलाम पर खरी परे झलाम चरस्यु। यदि झल आदेश, झल के प्रत्याहार के बाद में खर प्रत्याहार है तो वो चर प्रत्याहार हो जाएगा। ऐसा इसका है। अब झल प्रत्याहार क्या है और खर प्रत्याहार क्या है और चर प्रत्याहार क्या है, तो इसको समझने के लिए मैंने नीचे दिया है, आपकी सुविधा के लिए दिया है कि आपको ध्यान देना चाहिए। बार बार प्रत्याहार का उदाहरण, प्रत्याहार को मैं दोहरा रहा हूं। तो खरी का अर्थ है यहां खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार क्या होता है? जो वर्ग हमने पढ़े हैं, 5 जो वर्ग है, वर्गस्थ व्यंजन जिनको हम कहते हैं, 25 वर्गस्थ व्यंजन है, 5 वर्गों में विभाजित है। और उनको 5 वर्ग भी
अलग अलग 5 वर्ण हैं, जैसे प्रथम वर्ण क, द्वितीय वर्ण ख, तृतीय वर्ण ग, चतुर्थ वर्ण घ और पंचम वर्ण ङ। ऐसे 5 वर्णों में विभाजित है, ऐसे सारे हैं। तो ये 25 वर्णों में जो विभाजित है, इनमें से यदि क्या आएगा, प्रथम और द्वितीय वर्ण आएगा इस वर्ग का, प्रथम और द्वितीय। तो यहां प्रथम द्वितीय कौन सा है, जैसे क और ख, खर प्रत्याहार में। तो कर प्रत्याहार में क्या आता है, प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है। और फिर क्या आता है, श श श, यानी 3 श, तीनों श आएंगे इसमें। हमने पहले भी पढ़ा है, 2 बार दोहरान करा रहा हूं। तो खर प्रत्याहार में वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों श। परे, खरी परे, झलाम, झलाम। तो परे का यानी बाद में, किसके बाद में, झलाम के बाद में क्या आना चाहिए, खरी आना चाहिए। तो झलाम वर्ग क्या है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। तो यानी ये 4 वर्ण जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तीनों श और ह, ये क्या है, झल प्रत्याहार है। तो झल प्रत्याहार के बाद में खर प्रत्याहार आने पर इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, झल प्रत्याहार के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा, स्थानीय कौन से हो गए, झल प्रत्याहार। और आदेश किसमें हो रहा है, इनकी जगह चर प्रत्याहार में। चर वर्ग का क्या बनेगा, प्रथम वर्ण बनेगा। प्रथम वर्ण क्या है, क, च, ट, त, प, कच, टप, कच, ट, त, प। ये जो 5 वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण जो है ये चर प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाएगा। झलाम किस में परिवर्तित हो जाएगा, चर प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाएगा। और तीनों श प्रत्याहार वर्णा भवंती, प्रत्याहार वर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से ये खरीच सूत्र जो है ये सिद्ध होता है, ऐसा इसमें कहा है। अब प्रत्याहार के आधार पर मैंने बनाया है। जैसे खर प्रत्याहार, झल प्रत्याहार क्या है, तो झ, भ, घ, ढ, ध, कौन सा वर्ण है ये, चतुर्थ वर्ण। ज, ब, ग, ड, द, ये कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण। ये चतुर्थ है, ये तृतीय है। ख, फ, छ, ठ, घ, ये कौन सा वर्ण है, द्वितीय वर्ण। क, ट, त, क, श, क, च छूट गया यहाँ पे, तो क, च, ट, त, क, ये कौन सा वर्ण हो गया, प्रथम वर्ण। और तीनों श इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा झलाम प्रत्याहार, झलाम प्रत्याहार हो गया। इसके बाद क्या आना चाहिए, झलाम के बाद क्या आना चाहिए, खर आना चाहिए। तो खर में कौन कौन आएंगे, हमने यहां पढ़ा है, पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला दूसरा क्या होता है, क वर्ग का पहला क्या, दूसरा क्या है, ख। प वर्ग का पहला क्या है, दूसरा क्या है, फ। च वर्ग का दूसरा क्या है, छ। ट वर्ग का दूसरा क्या है, ठ। और त वर्ग का दूसरा क्या है, ठ। तो ये दूसरा वर्ण हो गया। च, ट, त, क, प, ये कौन सा वर्ण हो गया, पहला वर्ण हो गया। और तीनों श। तो ये इस प्रकार से अगर इनके बाद में ये आते हैं तो परिवर्तन किस में होएगा, ये काय में परिवर्तित हो जाएंगे, इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, चर परिवर्तित हो जाएंगे। खरी परे झलाम चर स्यूह। झलाम के बाद में यदि खर प्रत्याहार आता है, झलाम ये है, झल प्रत्याहार है, इसके बाद में यदि खर प्रत्याहार आता है तो ये इसके बाद में आने पर बराबर क्या हो जाएगा, चर प्रत्याहार बन जाएगा। तो चर प्रत्याहार में क्या आता है, क्या आता है चर प्रत्याहार में, वर्ग का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण क्या है, क वर्ग का, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और क वर्ग का क।
ये मैंने जो जमाया है ये प्रत्याहार के आधार पर जमाया है। अगर हम इनको फिर उस हिसाब से जमाएंगे तो फिर हम इनको ऐसे प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण भी जमा सकते हैं, यहां पर उसकी सारणी बना सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें खर प्रत्याहार को यदि हमको जमाना है तो क, च, ट, त, प ऐसे इसको जमा सकते हैं। ऐसे दूसरा जमाना है तो ख, ठ, ख, छ, ठ, थ, फ ऐसे इसको हम ठीक प्रकार से जमा करके और चर प्रत्याहार में भी हम क, च, ट, त, प ऐसे जमा सकते हैं। लेकिन होना वही है जो हम उसमें दिया हुआ है। अब जैसे इसमें है शब्द लेते हैं विपद, तो सूत्र है विपद धन ती। अब इसमें क्या है, द क्या है, क्या है द, तो द यहां देखेंगे हम तो क्या है, ये झलाम का है। कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण है झल में। तो झल में तृतीय वर्ण होने के कारण से ये द यहां पर तृतीय वर्ण आया है, तो ये क्या हो गया, झलाम प्रत्याहार। और इधर कौन सा हुआ, खरी, प्रथम द्वितीय वर्ण खरी खरी वर्ण प्रत्याहार है। तो त क्या है, प्रथम वर्ण है, इसलिए ये क्या हो गया, खर प्रत्याहार हो गया। अब सूत्र क्या कहता है कि झलाम का क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। तो झलाम का क्या होगा, चर प्रत्याहार हो गया। ये सूत्र कह रहा है हमारा, ये हमने समीकरण बना लिया, इसका सूत्र बना लिया। तो चर हो जाएगा, तो चर क्या हो जाएगा, चर क्या बनेगा, वर्ग का प्रथम वर्ण, तो यहां पर चर हो जाएगा। तो द क्या है, द यहां पर आया है। अब झलाम, ये झलाम है, तो द का क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, यानी प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो प्रथम वर्ण क्या है, तो हम देखेंगे कि त थ द, त थ द, तो त वर्ण जो है ये प्रथम वर्ण है, तो ये द का क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, त। तो क्या बन गया, विपत्त धन ती, और शब्द क्या सिद्ध हुआ, विपत्ति। तो ऐसे शब्द सिद्ध हो जाता है। जैसे शब्द है दिग्पाल। अब ये ग क्या है, तृतीय वर्ण है, तो कौन सा है, झलाम प्रत्याहार है। तृतीय वर्ण होने के कारण झलाम प्रत्याहार है। प क्या है, प्रथम वर्ण है, इसलिए ये क्या हो गया, खर प्रत्याहार हो गया। अब झलाम का क्या बनाना है, हमको चर बनाना है। तो ग क्या है, झलाम प्रत्याहार है। अब इसका हम चर बनाएंगे तो क्या वर्ण बनेगा, प्रथम वर्ण बनेगा, वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाएगा। तो ये ग जो है ये कौन से वर्ग का है, क वर्ग का है, क ख ग। तो क वर्ग का होने के कारण से ये क्या हो जाएगा, ग क्या बन गया, क बन जाएगा। और ये क्या बन गया, दिक पाल। संधि क्या सिद्ध हो रही है, दिक्पाल, ऐसे शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी संधि प्रथम वर्ण यानी झलाम के बाद यदि खर प्रत्याहार आता है तो चर प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तद धन पर, तो ये क्या है, झलाम प्रत्याहार है, और ये क्या है, खर है, क्योंकि ये पहला वर्ण है और ये तृतीय वर्ण होने के कारण तो झलाम काय में परिवर्तित हो जाएगा, चर प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाएगा। तो चर क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण, तो द काय में हो जाएगा, इसी वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रथम वर्ण क्या है इनका, त थ द, तो त में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तत् धन पर, और शब्द सिद्ध हो गया तत्पर, तत्पर ऐसा हो गया। तो ऐसे इस प्रकार से शब्द सिद्ध हो जाएंगे। अब हम इनको थोड़ा सा उच्चारण स्थानों के आधार पर देखेंगे। जैसे एक और उदाहरण है लभ
धन शैते। तो ये भ काय में परिवर्तित हो जाएगा, झलाम प्रत्याहार है ये, और इधर खर प्रत्याहार आ रहा है, श आ रहा है, तो काय में परिवर्तित हो जाएगा चर प्रत्याहार। और क्या बन गया, भ का प्रथम वर्ण क्या है, प, प फ ब, तो प में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या हो गया, लप धन शैते, और शब्द सिद्ध हो गया लपश्यते, 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 ऐसे शब्द सिद्ध हो जाएगा। अब इनको हम उच्चारण स्थान के आधार पर यदि करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि प्रथम वर्ण बनाना है हमको, तो प्रथम वर्ण क्या है, जैसे क वर्ग का क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है, और प वर्ग का प है। ये प्रथम वर्ण है, और तीनों श श श और श, ये तीनों हैं। अब इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, इसके आधार पर हम शब्द चुन सकते हैं। तो उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीया नाम तालु, क वर्ग का कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो कंठ शब्द इसमें आ जाएगा। तो कंठ से उच्चारित जो शब्द है अकुह, अकुह यानी क वर्ग, तो यहां पर क्या आ गया, क ख ग और घ। अगर ये आगे आते हैं, झल प्रत्याहार में आते हैं, तो फिर उनका क्या बनेगा, क बनेगा। ये उच्चारण स्थान हो गए, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। तो कंठ शब्द जहां आता है क बनेगा, यदि ये आते हैं तो। अगर ये हमने पहले पढ़ा था कि दो भाग होते हैं किसी शब्द के, जब संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो दो भाग करते हैं, एक पूर्व पद, एक पर पद। तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, यदि वो कंठस्थ जो वर्ण है उनमें से, इनमें से है, प्रथम द्वितीय तृतीय, और चतुर्थ वर्ण है, तो प्रथम वर्ण उसी कंठस्थ का प्रथम वर्ण बनेगा, यानी क बनेगा। तो इस प्रकार से ये क बनेगा। फिर इसके बाद च आता है, तो च में क्या आ जाएगा, च छ ज और झ, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, च छ ज ज का उच्चारण स्थान क्या आ गया, तालु, इचु ऐसा नाम तालु, तो इसका हो गया तालु। तो तालु का जो उच्चारण स्थान है च वर्ग, तो वो च वर्ग इचु ऐसा नाम तालु, च वर्ग बनेगा। ऐसे ट, तो ट वर्ग क्या है, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, तो ट वर्ग यह आएगा। तो ट का पहला दूसरा तीसरा जो वर्ग है, ट ठ ड ढ, ये जो वर्ग है, ये इसमें, तो अगर ये पहले दूसरा तीसरा झलाम वर्ण में आते हैं, तो उनके कारण से ये मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, तो ये यहां पर इसका निर्माण होगा, ये बनेगा। ऐसे त में भी इसी प्रकार से सूत्र काम करेगा। तो इसमें भी वही त थ द ध, ये चार वर्ण यदि झलाम प्रत्याहार में आते हैं, तो उसका उसी उच्चारण स्थान के आधार पर यहां पर दंतः, दंतः, दंत वर्ण यहां पर बनेगा। ऐसे प, पपू, वो प वर्ग का क्या है, वही प फ ब भ, प वर्ग का औष्टः। तो ये यानी हम उच्चारण स्थान के आधार पर भी इनको कर सकते हैं। जो प्रथम वर्ण है चर प्रत्याहार है, इसका जो प्रथम वर्ण है उसके चतुर्थ वर्ण आगे आएंगे, तो इनका प्रथम वर्ण यहां पर
हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही उच्चारण स्थान है, समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण ही उसके आगे जो पूर्व पद है उसमें आएगा। तो इस प्रकार से हम ये उच्चारण स्थान के आधार पर भी इनका संयोजन करके संधि का ज्ञान कर सकते हैं। तो ये हमारा और भी कई उदाहरण यहाँ पर है, जैसे उद शब्द है, एक सूत्र है, उद स्था स्तंभो पूर्वस्य। तो उद के बाद स्था शब्द आता है या स्तंभ शब्द आता है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो पूर्व का जो है सवर्ण जो है उसके समान वर्ण है वो बन जाएगा। तो स्तंभ के बाद जैसे उद धन स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, इसी के वर्ग का ये द का क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, और ये क्या बन गया, उत्तस्तंभ, ऐसे बन गया ये उत्तस्तंभ, यानी उत्तंभनम ऐसे बन गया ये। जैसे उत्थानम, तो उद धन स्थानम, उत्थान, तो क्या होता है, क्या बन जाएगा, द क्या बन जाएगा, त बन गया, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण बन गया। उद स्थान के पहले, स्था धातु के पहले द आ रहा है, उद शब्द आ रहा है, तो ये उसी वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाएगा, और क्या बन गया, उत्थानम, उत्थानम शब्द बन गया। तो ऐसे ये जो संधि है, इस संधि का हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से शब्द बना सकते हैं। जैसे उद पन, अब यह द का के उसी वर्ग का क्या बन जाएगा, त बन जाएगा, तो ये हो गया उत्पन्नः, उत्पन्नः, तो त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि खरी च सूत्र के आधार पर खरी परे झलाम चर स्यु, ये इस सूत्र को याद करने की आवश्यकता है कि झलाम प्रत्याहार के पश्चात यदि खर प्रत्याहार आता है तो वो क्या बन जाएगा, चर प्रत्याहार बन जाएगा। मैंने यहां पर ये समीकरण बना रखा है, झल के बाद खर और झल काय में परिवर्तित हो जाएगा, चर प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखना है हमको, झल खर झल चर, झल खर झल चर, यानी झल के बाद यदि खर आता है तो झल चर में परिवर्तित हो जाएगा। ये सूत्र, ये समीकरण हम याद रखेंगे तो ये जो चरत्व संधि है, ये चरत्व संधि का जो सूत्र है खरीच, ये हमको ठीक प्रकार से याद हो जाएगा। तो ये हमारा एक व्यंजन संधि का एक छोटा सा सूत्र हमने याद किया है। सूत्रों के आधार पर हमारी संधि चल रही है, इसलिए हमको सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो हमको सारे संधियों के यदि सूत्र याद हो गए तो फिर हमारी संधि सरल हो जाएगी। संस्कृत बहुत सरल भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत श्रेष्ठ भाषा है, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ठीक प्रकार से ध्यान से इनको पढ़ेंगे तो आपको इनसे लगाव हो जाएगा और आपके लिए सरल भाषा बहुत सरल हो जाएगी। तो जय श्री राम।